स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू 2023 के कुछ क्वेश्चंस के, एमसीक्यू क्वेश्चंस के जो 2023 में बोर्ड एग्जाम में आया था। और ये है सेट की, अगर मैं बात करूँ तो ये सेट 1 है। ठीक है, तो सेट 1 के एमसीक्यू सारे जो टॉपिक्स आई होप कि आपके रिवीजन्स हो रहे होंगे या फिर हो गए होंगे, तो उनको ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर हम लोग इसके रिविजन्स करेंगे। तो आप लोग आराम से 5 से 10 मिनट जो है आप लोग टाइम निकाल के बैठ जाइए और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना समझ आता है। सेट 1 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, ये सारे इंस्ट्रक्शन है। जब भी आप पेपर देने जाएं तो ये सारे इंस्ट्रक्शन को बहुत ही गौर से आपको पढ़ना है। ठीक है, और गौर से मतलब ये नहीं कि मतलब आप 15 से 20 मिनट इसी में खर्च कर दें, तो इतना है कि मतलब समझ में भी आ जाए और पढ़ भी लें। ठीक है, तो इसमें एक पेज आपको हिंदी में मिलेगा क्वेश्चन और एक पेज ना इंग्लिश में मिलेगा। तो सबसे पहले इंग्लिश वाला उठाएंगे। हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो एक बार हिंदी में भी, क्योंकि स्क्रॉल आउट कर रहा हूँ तो रोक करके आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश में सब जो पहला क्वेश्चन हमारा, देख के ये डायग्राम से लग रहा है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द एक्सपेरिमेंट, ध्यान से देखिएगा, इन द experimental setup given below, it is observed that on the passing the gas produced in the reaction in the solution X, ठीक है, सॉल्यूशन है X, the solution X first turns milky and then colorless। देखो मिल्की से आपको एक वर्ड याद आ गया होगा, मिल्की वर्ड ही इसका आंसर समझ लो, आपको आंसर के काफ़ी करीब ले आता है। तो मिल्की के लिए एक बात मैं याद दिला दूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा ऑप्शन की तरफ। मिल्की के लिए याद दिला दूँ कि आपने पढ़ा होगा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को, है ना, वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ही फेमस रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बच्चों? सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पड़ेगा ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो ये बन जाता है मिल्की और फॉर्मेशन होता है CaCO3 का। इसका फॉर्मेशन होता है CaCO3 प्लस H2O भी बनते हैं इसमें एक्चुअली। तो इसका कलर होता है मिल्की, CaCO3 का कलर यहाँ पर हो जाता है मिल्की। ठीक है, लेकिन अगर CaCO3 और H2O ना, प्लस H2O में, CaCO3 और प्लस H2O में अगर और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमने मिक्स कर दिया, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब जो है क्या हो जाएगा, ये मिल्की कलर वापस से फेड हो जाएगा, मतलब कलरलेस हो जाएगा। तो एक जल्दी से देख लीजिए इसको, कैल्शियम ऑक्साइड था, उसको हमने वाटर से रिएक्शन करवाया तो बिना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड से करवाता हूँ, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करता हूँ, तो CaCO3 का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद अगर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O जो बना है हमारा प्रोडक्ट है इसमें, प्लस H2O, अगर इनमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड और पास करो, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जनरली क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा और कलरलेस हो जाएगा। और फाइनली जो बनाएगा प्रोडक्ट वो बनाएगा CaHCO3 का ओल्ड बॉयज, मतलब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं और आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से द ऑप्शन दैट जस्टिफाई द अबव स्टेटेड ऑब्जर्वेशन द एक्स इज एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अलावा, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड इन द रिएक्शन एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। भाई कलरलेस हो जाता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट की बनने की वजह से, राइट? तो ये तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत है। सेकंड पढ़ते हैं, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही। ऑन पासिंग द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्स कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मतलब बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन कभी भी ध्यान रखना एग्जाम में आप सारे ऑप्शन एक बार पढ़िएगा और उसके बाद ही डिसाइड कीजिएगा। फिलहाल चूंकि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, इसलिए मैंने आपको स्ट्रांगली बताया कि 20 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, अब आप वैसे एग्जाम्पल के तौर पे सी ऑप्शन पढ़ के मैं देख ही लेता हूँ, आपको बताता हूँ कि इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द, क्योंकि देखो जब आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग रहेगा ना तो आप फॉरन ऑप्शंस पकड़ लोगे हो, तो आगे आप इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आगे आप जो है आपको समझ लेते हो कि यार आगे आंसर होगा ही नहीं इसका। इट टर्न्स मिल्की, सी वाला ऑप्शन पढ़ना, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इट, इट टर्न्स कलरलेस एज द फर्दर पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रो, सोडियम की बात ही कहाँ से आ गई, यहाँ कैल्शियम की बात चल रही थी, तो सी तो वैसे ही गलत हो गया। डी पढ़ लो, द कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, गलत है। जब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लास्ट में बनते हैं तो वो तो कलरलेस हो जाता है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट कह रहा है डी ऑप्शन में भी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फिर से मैंने कहा जैसा कि ये पहले हिंदी में है, फर्स्ट सेकंड पेज, मतलब एक पेज हिंदी और फिर एक पेज जो है वो इंग्लिश में बच्चों। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे रोक के रखिएगा, अब जो भी है हिंदी वाले में स्क्रॉल कर रहा हूँ आराम आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में साफ साफ दिख रहा है, क्या कह रहा है, द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गैस इन द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप इज ड्यू टू, इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स जो होते हैं वो किसकी वजह से होता है ना, गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप इज ड्यू टू, किसकी वजह से होगा। तो सेटअप में आपको दिख रहा होगा एक बर्नर है और उसके बाद एक बीकर है, बीकर के अंदर, बीकर से बाहर जो ब्राउन फ्यूम्स निकल रहा है, लेड नाइट्रेट है इसके अंदर। सॉल्यूशन जो क्या है ये आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है जिसको गर्म किया जा रहा है, ब्राउन फ्यूम्स मिल रहा है, मतलब लेड नाइट्रेट से आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला मैं आपको फॉर इन्फॉर्मेशन बता दूं, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये होता है लेड नाइट्रेट। तो आपने इसका डिकम्पोजिशन पढ़ा होगा, बाकी अब मैंने हिंट दे दिया, अब आप ऑप्शन बताएंगे, कमेंट में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, ऑप्शन A B C D में से पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ब्राउन फ्यूम्स का फॉर्मेशन क्यों होता है ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विद विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
सेकंड है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड्स। उसके बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ द लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड ये ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग द लेड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपने कर दिया होगा, रोक के अभी पॉज करके आप लोग ना कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा इसके ऑप्शंस, ठीक है। तो इससे आपको लगेगा कि हाँ आपने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। वैसे इसका आंसर की इसका थोड़ा सा मैं आपको पहले रिएक्शन दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, या आप खुद पकड़ लोगे कि रिएक्शन मतलब इसका जो आंसर है वो क्या होगा। PbNO3 का होल ट्वाइस जब होता है बच्चों, तो इसके बाद जो बनेगा PbO, एक तो बनेगा लेड ऑक्साइड प्लस NO2 बनेगा, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, NO2 एंड प्लस में बनेगा O2। अब आप साफ साफ देखो, इसमें मैंने कई बार मैंने जब पढ़ाया था आपको एसिड बेस और केमिकल रिएक्शन, उसमें बताया था NO2 जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ब्राउन फ्यूम्स कहलाता है बच्चों, ठीक है। इस रिएक्शन में यही इंपॉर्टेंट है, एक तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और ब्राउन फ्यूम्स कौन है, NO2। अब चेक करो कौन सी ऑप्शन में ये बात कही जा रही है कि थर्मल डिकम्पोजिशन और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन ए देखना, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट लग रहा है आई थिंक, है ना। ऑप्शन बी पढ़ के देख लो एक बार, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड, बिल्कुल गलत, लेड ऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स नहीं होते, ठीक है। और ऑक्सीडेशन CD तो वैसे ही गलत है, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन है, ये बात तो गारंटी है बिल्कुल, और लेड नाइट्रेट होता है, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है बेटा, जो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की, MnO2 प्लस XHCl, एरो है MnCl2 प्लस YH2 प्लस ZCl2। देखो मैंने कहा था ना बैलेंसिंग से एक क्वेश्चन आ जाता है डेफिनेटली, वो MCQ के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये पता है आपके NCERT से सीधे उठा के डाल दिया है। ऑक्सीडेशन, जो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा आपने NCERT में, लास्ट टॉपिक है बिल्कुल, और लास्ट टॉपिक के लास्ट पेज में, लास्ट टॉपिक नहीं बल्कि थर्ड लास्ट टॉपिक है, और उसके लास्ट मतलब उसी के नीचे जहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ा ना, तो कॉपर ऑक्साइड का जो एग्जाम्पल है उसके जस्ट नीचे एक और एग्जाम्पल है, वो है MnO2 वाला। तो याद करो, कई बच्चों को तो पता है इसमें बैलेंस करना ही नहीं पड़ा होगा, कई बच्चों को याद होगा कि जो HCl है उसके पीछे लगा होता है 4 और Y की जगह लिखा होता है 2 और Z की जगह लिखा होता है 1। कई बच्चों को याद होगा क्योंकि अगर किसी ने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो उनको याद होगा। वैसे तो बैलेंस करके आएगा, बैलेंस कर लीजिए, लेकिन जो आंसर है वो 4 to 1, देखो ऑप्शन में कोई मिल रहा है 4 to 1, ऑप्शन में 4 to 1, हाँ बिल्कुल C मिल रहा है, तो C विल बी द राइट आंसर। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, NCERT में मैंने बता दिया कहाँ पर है रेडॉक्स रिएक्शन, और बैलेंसिंग जरूर सीखेगा। अगर बैलेंसिंग सीखना है, लिंक मैंने डाल रखा है बैलेंसिंग कैसे करते हैं इक्वेशन को डिस्क्रिप्शन में, और शॉर्ट ट्रिक भी बता रखा है, लिंक भी बता रखा है, मतलब जो भी चीज़ है मैनुअल वीडियो बना रखा है मैंने कैसे करेंगे, तो आप लिंक जरूर चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर के, डिस्क्रिप्शन से लिंक आप ओपन कर लीजिए, सीखना अगर बैलेंसिंग को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में टेबल गिवन है, टेबल में है ए पार्ट में लेमन जूस ऑरेंज, और उसका जो अप्रॉक्सीमेट पीएच है वो है बेसिक। तो लेमन जूस का नाम आता है, बेसिक कैसे हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्लू, और मतलब जो कलर पीएच पेपर जो ब्लू हो जाता है, और 10 है इसका जो पीएच वैल्यू है, और बेसिक नेचर का, तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन फिर भी सी पढ़ते हैं। गैस्ट्रिक जूस रेड, यानी कि पीएच पेपर रेड हो जाएगा, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पीएच की है वो 6। और इसमें वैसे करेक्ट है कि इनकरेक्ट आप एक बार सही से चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन में दोबारा से एक बार बताता हूँ, टेबल बिलो हैज फॉर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पीएच एंड द नेचर, एसिडिक, बेसिक और 4 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विच वन ऑप्शन इज इन द टेबल इज करेक्ट। ध्यान देना इस बात को, करेक्ट चेक करना आपको, ठीक है बेटा। तो करेक्ट के लिए देखना, तो ए तो इनकरेक्ट है, बी आपको थोड़ा लग रहा है सही, लेकिन सी पढ़ते हैं गैस्ट्रिक जूस रेड 6 और एसिडिक, ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है, ठीक है। सी वाला जो है गैस्ट्रिक जूस है और रेड होता है, और गैस्ट्रिक जूस जनरली क्या होता है, बहुत ही इसका पीएच कम होता है, मतलब बहुत सॉरी एसिडिक कम होता है, पीएच वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी। प्योर वाटर येलो और न्यूट्रल होता है, बिल्कुल है ना, सही लग रहा है। लेकिन इसका जो आंसर नॉर्मली आपको ध्यान रखना है, करेक्ट बोला गया है, तो करेक्ट बोला गया है, तो आपको इसका जो आंसर होगा बी होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। क्योंकि प्योर वाटर में येलो की बात कहाँ से आ गई, क्योंकि येलो पीएच पेपर येलो तो आपने पढ़ा नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्लू और 10, क्योंकि रेड से ब्लू होता है, बेस जो करता है रेड से ब्लू करता है पीएच पेपर को, और इसका जो अप्रॉक्सीमेट पीएच है वो बेसिक साफ साफ दिख भी रहा है 10, और बेसिक नेचर का बिल्कुल लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ मेटल एक्स इज यूज्ड इन थर्मिट प्रोसेस, व्हेन एक्स इज बर्न्ड इन एयर इट गिव्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाई, एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन बिल्कुल, इसमें देखिएगा ध्यान से आप लोग, मेटल एक्स इज यूज्ड इन थर्मिट प्रोसेस, मेटल एक्स जो है उसका यूज कहाँ होता है, थर्मिट प्रोसेस। तो इसी से एक मतलब जो आंसर है कहीं क्लियर हो गया। देखो थर्मिट प्रोसेस में एक ही मेटल है जिसका इस्तेमाल हुआ है, वो है हमारा एल्यूमिनियम। याद करो, एल्यूमिनो नाम भी है इसका, पूरा नाम अगर किसी को याद हो तो उससे आंसर आ जाएगा, एल्यूमिनो थर्मिट प्रोसेस। तो एल्यूमिनियम से तो भाई साहब बी और डी में हो गया कि बी और डी में से कोई आंसर है डेफिनेटली, बिल्कुल है ना। अब बी और डी में से कौन सा आंसर है वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अब कह रहा आगे कि बर्न इन एयर, अच्छा जब उसी एल्यूमिनियम को एयर में बर्न करेंगे, ठीक है, तो क्या देगा, इसका ऑप्शन आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये एयर को जब ऑक्सीजन में बर्न करेंगे, एयर में बर्न करेंगे एल्यूमिनियम को, सॉरी, तो क्या मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, एल्यूमिनियम है, इसको ऑक्सीजन में बर्न करने पे क्या मिलेगा, Al2O3। और सबसे जो बड़ा हिंट है वो है कि ये एम्फोटेरिक नेचर का है। तो याद करो मैंने पढ़ा रखा है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड 2 होते हैं, Al2O3 एक ZnO, Zn की तो बात ही नहीं हो रही, तो Al2O3 बचा, मतलब Al2O3 को ऑप्शन में, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों आपको अगर पता होगा ना तो आप ऐसे ही रिलेट कर करके आंसर निकाल लोगे, ठीक है। 5th कंप्लीट। 6th अब ये हिंदी मीडियम है, तो अब आगे बढ़ते हैं 6th में। सिलेक्ट द वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। वॉशिंग सोडा का सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरा कीजिएगा पॉज करके।
हाँ एग्जैक्टली इसका आंसर नॉर्मली होगा Na2CO3.10H2 मतलब सी ऑप्शन है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ द 3 साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ABC गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें कह रहा है 3 साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। पहला तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कितने कार्बन है फर्स्ट में काउंट करिएगा आप लोग, 1 2 3 4 5 6 मतलब साइक्लोहेक्सेन लग रहा है पहला। उसके बाद जो दूसरा है हमारा वो लग रहा है बी है, जो हमारा बेंजीन है, साफ साफ 3 ऑल्टरनेट ट्रिपल डबल बॉन्ड दिख रहा है। और नेक्स्ट वाला जो है वो मेरे ख्याल से अल्कीन ग्रुप का है, लेकिन पढ़ते हैं ऑप्शन के कि इसमें करेक्ट बताना है इनकरेक्ट, करेक्ट बताना है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हाँ ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ए एंड सी आर आइसोमर ऑफ हेक्सेन। ए और सी आइसोमर है हेक्सेन के। ए और बी जो है ये आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होगा, और सी तो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, कह रहा है ए जो है वो हेक्सेन का आइसोमर है। अच्छा जी ठीक है। उसके बाद कह रहा है बी इज बेंजीन, बी जो है बेंजीन है, एंड सी इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सीन, और सी जो है वो हेक्सीन का आइसोमर है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन फिर भी सी पार्ट पढ़ते हैं हम लोग अभी, मतलब ए और बी में ज्यादा बेटर बी लगा है। ठीक है, सी पार्ट। ए इज द सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। सैचुरेटेड है मतलब सैचुरेटेड मतलब वो अल्केन ग्रुप का हेक्सेन है। तो बी एंड सी आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और ये कह रहा है बी और सी जो वो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। तो बच्चों ये भी थोड़ा सा सही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डी ऑप्शन की। तो उसमें ए इज साइक्लिक साइक्लोहेक्सेन, बी एंड सी आर आइसोमर ऑफ बेंजीन। अब देखो इसमें ऑप्शन में आपको इसमें से ऑप्शन आपको जो है चूज करने हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको। तो अगर आपने इसका सी चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ए सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और बी और सी जो है सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड इसलिए बिकॉज में डबल बॉन्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 जो है हमारा इसमें आप पढ़िएगा एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, जो बॉडी के आउटसाइड फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है। तो इसमें तो बायोलॉजी में तो सीधा सीधा आंसर होता है, इसमें कुछ वैसी बात होती नहीं कि सॉल्यूशन है सर। तो इसमें फंजाई राइजोपस जो है हमारा डी ऑप्शन वो करेक्ट होगा। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग कि बॉडी के आउटसाइड जो है वो कौन जनरली ब्रेक डाउन करता है फूड को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये हिंदी मीडियम है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट द वन विच इज नॉट करेक्ट। अच्छा, इस बार नॉट करेक्ट बताना बच्चों। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन में बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल डिफर्स एज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिपेंड करता है, डिफर करता है अलग अलग एनिमल्स में, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ें खाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि एनिमल जो नॉर्मली जो होते हैं उसमें हर्बीवोरस जो होते हैं उसके स्मॉल इंटेस्टाइन बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, मतलब क्योंकि उसको सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है। बी ऑप्शन ये पहला सही लग रहा है, लेकिन फिर भी बी पढ़ते हैं। तो आंसर है एक्चुअली, मतलब ये जो स्टेटमेंट है एक्चुअली फंक्शन है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, लेकिन इन्होंने गलती से क्या कर दिया, विली डाल दिया, मतलब गलत स्टेटमेंट जो वो यही है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बच्चों, चलिए 10th पढ़ते हैं। द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जीन। जीन्स के बारे में कौन सी चीज़ है वो जो करेक्ट है, करेक्टली डिस्क्राइब हो रहा है। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जीन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, तो पहला है इन इंडिविजुअल्स ऑफ द गिवन स्पीशीज स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन द पर्टिकुलर क्रोमोसोम। तो स्पेसिफिक जीन होते हैं वो क्रोमोसोम में लोकेटेड होते हैं, पर्टिकुलर क्रोमोसोम में लोकेटेड होते हैं। तो पहली बात होगी। दूसरी, अ जीन इज नॉट द इन्फॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग द प्रोटीन इन द सेल। जीन जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है किसका, मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। जीन ये नहीं बताता कि वो प्रोटीन कि कौन सा प्रोटीन बनेगा सेल के अंदर, तो इन्फॉर्मेशन नहीं देता, बी ऑप्शन है। और सी वाला ऑप्शन पढ़ते हैं, ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन लोकेटेड एट ऑल अलोंग इट्स लेंथ। कह रहा है कि हर क्रोमोसोम जो है वो एक जीन ऐसा रखता है जो इसके लेंथ के बराबर नॉर्मली है। ऑप्शन डी है, ऑल द इनहेरिटेड ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग आर नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन। सारे इनहेरिटेड ट्रेट्स जो है वो जीन से कंट्रोल नहीं होते। तो इसमें से आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जी बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मली फर्स्ट। ठीक है, ये वाला हमारा करेक्ट है। बाकी सारी चीज़ें तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि इन इंडिविजुअल गिवन स्पीशीज जो होते हैं स्पीशीज जीन इज लोकेटेड ऑन द पर्टिकुलर क्रोमोसोम में ही पाए जाते हैं वो। ठीक है, क्योंकि जीन क्या होता है, इनहेरिटेड मटेरियल है ना, मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को कैरी करता है अलग अलग जीन। तो डिफरेंट जीन पर्टिकुलर क्रोमोसोम में ही जीन पाया जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई जीन के बारे में, बाकी इन्फॉर्मेशन गलत है। ठीक है, तो इसको गलत वाले को याद रखिए, सही अपने आप याद रहेगा। ठीक है, या सही वाले को इतना स्ट्रॉन्ग याद कर लीजिए कि गलत वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट इन द प्लांट। ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट है, तो इस बार भी करेक्ट पूछा जा रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ रहे कि कौन सा करेक्ट है इनकरेक्ट है, मतलब आपको जस्ट एनालाइज करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो इट इज़ ड्यू टू फर्स्ट, इट इज़ ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ टच एंड टेम्परेचर। मतलब पहला है कि ये जो होता है वो टच और टेम्परेचर के स्टिमुलस की वजह से होता है। मतलब किसकी वजह से, ट्रॉपिक मूवमेंट की बात चल रही है। नेस्टिक जो होता है, ट्रॉपिक नेस्टिक में आपको पता होगा ट्रॉपिक मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, नेस्टिक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं
नहीं होता है, वो ग्रो करता है प्लांट तो फोटोट्रॉपिज्म, डायरेक्शन ऑफ वाटर तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, तो ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए, ये तो मतलब डी ऑप्शन जनरली जो मुझे है लग रहा है वो क्या है, करेक्ट है मतलब, ठीक है डी ऑप्शन। तो आप लोगों ने क्या लिखा है वो मैं बाद में देखूंगा, लाइव तो होनी में। क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, फिर से इनकरेक्ट चूज करना है बेटा इस बार। तो इनकरेक्ट मैच, ब्रायोफाइलम लीफ, मनी प्लांट स्टेम, पोटैटो स्टेम, रोज रूट, ठीक है। तो नॉर्मली जो इसको साफ साफ दिख रहा है, ब्रायोफाइलम तो लीव्स होते हैं, मनी प्लांट में स्टेम होता है, नॉर्मली जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है एक्चुअली, ठीक है। तो वो चूज करना है प्रोडक्ट। तो जो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर कीजिएगा। एग्जैक्टली इसका आंसर जो होना चाहिए वो क्या है, रोज रूट हो जाएगा, ठीक है। तो रोज का रिप्रोडक्टिव पार्ट रूट नहीं होता बल्कि उसके ब्रांचेस होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 13, अब ये हिंदी मीडियम है तो आगे चलते हैं। 13 अब फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ से। फोर आइडेंटिकल रेसिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एज टू गिव द इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS। तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे पहले उसको, देन उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, चारों रेजिस्टर को, है ना, 8-8 ओम के रेजिस्टर्स हैं, 8-8 ओम के। फिर कह रहा RS बाई RP की वैल्यू, बहुत ही आसान क्वेश्चन बिल्कुल। आप पहले चारों को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में सीरीज का फॉर्मूला जो होता है, तो RS जो आ जाएगा बेटा वो सीधा आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, मतलब कितने हो गए, 4 4 16, 16 ओम आ जाएगा RS की वैल्यू। अब R इक्विवेलेंट इन पैरेलल के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सीधा सीधा पढ़ा होगा आपने, प्लस 1/R4। सबका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, सबका एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, सॉरी 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1, ये 4/4 हो जाएगा, 4/4, यानी ये भी कट के कितना जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तब भी 1 आएगा, मतलब ये RS आ गया 16 और RP आ गया 1। जरा वो बताना इसका रेशियो, RS अपॉन में RP का रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, 16 अपॉन में 1, यानी 16:1, या 16 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो 16 इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन में है 16, यस डी आंसर करेक्ट है इसका, ठीक है। अब पढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायरिंग विद 15 एम्पियर, मतलब दो करंट्स यूज होता है, 15 और 5 एम्पियर यूज होता है, ध्यान रखिए। तो 15 एम्पियर करंट के बारे में बात चल रही है। करंट रेटिंग इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइस विच हैव, मतलब 15 एम्पियर हेवी अप्लायंसेस के लिए होता है। तो देखना हेवियर अप्लायंसेस के लिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर, ये बिल्कुल सही लग रहा है। उसके बाद ऑप्शन बी है लोअर पावर रेटिंग सच एज फैन, तो लोअर पावर वाले तो पहले हटा दो। मेटालिक बॉडीज एंड लो पावर रेटिंग, मेटालिक बॉडीज की बात ही नहीं आ रही यहाँ पर, लो पावर रेटिंग भी है, तो मतलब बी और सी तो वैसे भी इनकरेक्ट हो गया, बी और सी तो इनकरेक्ट है। डी नॉन मेटालिक बॉडीज एंड लो पावर, तो लो पावर वाले सारे, अब ए जो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, हायर पावर रेटिंग के लिए यूज होता है, जैसे गीजर वगैरह के लिए जनरली 15 एम्पियर, बाकी छोटे छोटे लो पावर रेटिंग के लिए जनरली 5 एम्पियर की यानी 5 एम्पियर की करंट यूज होगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोजीशन ऑफ द नीडल इज शोन ऑन द स्केल ऑफ द वोल्टमीटर। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता क्या करना है, क्योंकि बच्चे इस तरह क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते। लीस्ट काउंट पूछ रहा है बच्चों, तो लीस्ट काउंट क्या था मैं आपको बताता हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्केल है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होगा, मान लो यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है वो ये स्केल जाहिर सी बात है क्या मेजर करेगा, सेंटीमीटर में लेंथ को मेजर करता है। अब आप मुझे बताइए कि जब इसका हम लोग नॉर्मली अच्छा 0 और 1 के बीच में कितने का गैप होता है, मतलब कितने सेक्शंस होते हैं, तो आपने अपने स्केल में चेक कर लेना। आपके स्केल में जनरली ये जो सेक्शन होंगे 5 होंगे, ठीक है, कितने में होंगे, 5 में डिवाइडेड होंगे ये सेक्शन। तो आपको क्या करना है, इस स्केल का फॉर एग्जांपल लिस्ट काउंट निकालना है। तो इसमें जो 0 से 1 तक जो बड़ी वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 से 2 तो 1 का गैप है। तो आपको क्या करना है, 1 करना है, बड़ा स्केल ऊपर रखना है। अब छोटा स्केल, ये छोटे छोटे कितने सेक्शंस है, 10 सेक्शंस है, तो नीचे रखना है 10। समझ में आया, मतलब बड़ा सेक्शन 0 से 1, 1 से 2, 1 का गैप, तो 1 ऊपर रखा, और छोटे छोटे कितने सेक्शन है 10, तो नीचे से 10 से डिवाइड किया। अब जो भी वैल्यू आएगी 0.1 आएगा, तो ये कहलाता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब होता है वो मिनिमम डिस्टेंस जो एक स्केल या जो कोई डिवाइस मेजर कर सकती है। चलिए अब इसमें बताइए जो सामने वोल्टमीटर्स का लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। तो देखो आप साफ साफ दिख रहा है इसमें जो 0 है, फिर बीच में 1.5 और फिर 3 है, मतलब 1.5 का सीधा डबल हो गया, 3 यहाँ पर आ गया। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं 0 और 1.5 इनके बीच कोई नंबर, तो कितने सेक्शन काउंट कर लीजिए। तो ऊपर 1.5 रखा क्योंकि 1.5 का गैप हो रहा है, 1.5 फिर सीधा 3 आ गया, और बीच में सेक्शंस काउंट कर लीजिए कितना है, 1 2 है ना, 3 4 5, यानी 10 सेक्शंस है, 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 से क्या करना है, डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.15। चेक कीजिए ऑप्शन में 0.15 है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन ऑप्शन नंबर ए एंड सी करेक्ट है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड सी करेक्ट, लेकिन ए एंड सी में से भी देखना है कि कौन सा करेक्ट, क्योंकि मल्टीपल सेलेक्ट तो है नहीं, तो ए सी में से देखेंगे कौन सा नंबर करेक्ट, ठीक है। लेकिन आगे है इसमें 1.6 वोल्ट मेजरमेंट। अगर मैं इस डिवाइस की बोलूं कि मेजरमेंट कीजिए, ये डिवाइस कितना वोल्ट मीटर यानी कितना पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेजर कर रहा है। अब आप बताओ, यहाँ पर है 1.5, ठीक है, यहाँ पर कितना है 1.5, उसमें 1.5 में कितने सेक्शन और आगे है, जो निडल दिखा रहा है वो 2 सेक्शन आगे दिखा रहा है, मतलब 0.15 2 बार ऐड कर दिए। कितनी बार ऐड करना है, 0.15 प्लस 0.15 2 बार, क्योंकि 2 सेक्शन है तो 2 और रीडिंग ऐड कर लीजिए। तो सबको जोड़ना है, ऐड करना है। तो देखो 0.15 तो हो गया, नॉर्मली कितना हो गया,
ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, 0.15। यहाँ पे देखो, अब जिसको नहीं आता मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 0.1 ऐसे ऐड करना होता है, पॉइंट के सामने पॉइंट लेना, 1 1, ठीक है, ऐसे। तो 5 5 10 1 कैरी, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3, यानी 0.3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, 0.3। तो 1.5 में 0.3 ऐड करेंगे कितना आएगा, तो 1.5 में 0.3 ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5380, यानी 1.8 कितना आ जाएगा, 1.8 आएगा, एक सेकंड, हाँ 1.8 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 1.8 है कहीं पर, देखो यस बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर सी जो है 1.8 दिखा रहा है, ठीक है बच्चों। चलते हैं ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी सिचुएटेड मिडवे बिटवीन टू पैरेलल वायर्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ईच कैरिंग अ स्टेडी करंट। अब 16 में देखो ध्यान से, 16 में कह रहा है रिजल्टेंट मैग्नेटिक, मतलब दो वायर है, दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। एक में करंट की डायरेक्शन ए टू बी सी में, और एक में करंट की डायरेक्शन सी टू डी, सेम करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो जब करंट की डायरेक्शन सेम हो और बीच में पूछ ले आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो बीच में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर नॉर्मली हमारा कौन सा था, 16 है। तो 16 में देखेंगे कि दो सेम डायरेक्शन है करंट की दोनों में, तो जब कभी ऐसा हो सेम डायरेक्शन हो करंट की, तो आप क्या करोगे, बीच में अगर पूछ ले और सेम डायरेक्शन है करंट की दोनों वायर में, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जनरली क्या होगी, अब सीधा आंख बंद करके 0 लगा दो, 0 आंसर सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो नॉर्मली 0 नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में जब क्वेश्चन आए तो आप लोग जरूर से सही से कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ थोड़ा सा, नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर, अब हमारा 16 हो चुका है, 17 देखेंगे। अब ये फिर से हिंदी मीडियम है, अब चलेंगे फिर से इंग्लिश मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 17 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आ गए। 17 नॉर्मली द कलर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन द कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन द पीस ऑफ lead is added to it। कह रहा है कि कलर ऑफ सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन पीस ऑफ lead, जब कॉपर सल्फेट में लेड डालते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है, क्या मतलब जानना चाह रहा है क्या ये सही है असर्शन। तो जाहिर सी बात है जब लेड हम डालेंगे तो लेड कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्ट कर लेगा, लेड सल्फेट बना लेगा, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ये, मतलब जो असर्शन वो हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। रीजन देखते हैं, ठीक है। अब जरा रीजन पढ़ लेते हैं। लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट कह रहा है, रीजन भी, और ये एक्चुअली ए से रिलेटेड, असर्शन से रिलेटेड है, असर्शन के वाई का आंसर मिल रहा है यहाँ पर, तो इसलिए जो है हमारा असर्शन रीजन दोनों करेक्ट, और ऑप्शन हो जाएगा नॉर्मली हमारा ए, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 18 पे। जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट डिसाइड्स द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, कह रहा है जीन्स जो है जो इनहेरिट होता है पेरेंट से, वही सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइन करता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद रीजन की बात अगर हम करें तो क्रोमोसोम इन द मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, कह रहा है एक्स क्रोमोसोम जो होता है मेल चाइल्ड में वो फादर से आता है। आपने पढ़ा होगा कि एक्स जो होता है नॉर्मली वो मदर में होता है और एक्स वाई फादर में, तो भाई जो मेल चाइल्ड के सेक्स को डिटरमाइन करेगा वो एक्चुअली वाई जो जीन है, वो वाई क्रोमोसोम है जो वो, तो नॉर्मली क्या होगा कि वाई क्रोमोसोम जब फादर से आएगा तभी सेक्स ऑफ द चाइल्ड होगा, वो नॉर्मली उसका मेल या फीमेल वो डिसाइड होगा, वाई आएगा तभी तो मेल होगा। अगर खाली एक्स आया तो एक्स मदर का तो एक्स ही आ रहा है, अगर फादर का एक्स आ जाए तो एक्स एक्स मिलकर क्या हो जाएगा, गर्ल ना, ये तो गर्ल हो जाएगी। तो इसलिए फादर से अगर वाई आएगा तभी, मदर से तो एक्स ही आना है, और फादर से जब वाई आएगा तभी जाके वो मेल चाइल्ड होगा, अदरवाइज फीमेल हो जाएगी वो, ठीक है। तो इसलिए जो रीजन है वो हमारा क्या है, गलत है। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, असर्शन सही बट रीजन क्या है यहाँ पर गलत है, मतलब सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अब चलते हैं 19। असर्शन है ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, बिल्कुल सही है, अगर ब्लड क्लॉटिंग ना हो जाहिर बात है हमारा जो ब्लड है वो एक्सेसिव फ्लो हो जाएगा, तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट। अब रीजन पढ़ते हैं, ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू द ब्लड प्लाज्मा एंड, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग आपने पढ़ा होगा ये प्लेटलेट्स की वजह से होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग इसकी वजह से नहीं होगा, तो फिर से इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी आंसर हो जाएगा, ए सही है और रीजन गलत है, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही आपने पढ़ा होगा। मैग्नेटिक फोर्स कब बढ़ती है या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कब बढ़ती है, जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाए, बिल्कुल करेक्ट है। तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब रीजन देखते हैं। द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न्स हैज द सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द ईच टर्न देन जस्ट एड्स अप, मतलब जितने टर्न्स होते हैं क्या नाम है, जो सभी सर्कुलर कॉइल होते हैं, तो सर्कुलर कॉइल मतलब एक टर्न है, दो टर्न, जैसे सोलनॉइड पड़ा, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, तो जितने टर्न्स है अगर सारे मैग्नेटिक फील्ड में, अगर सब में मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी है, इसमें बी है, इसमें बी है, तो क्या सब में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या वो इन सबका सम होगा, बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी, बिल्कुल करेक्ट है, सही स्टेटमेंट है, ये भी सही है। आप बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 20 का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा, हिंट मैंने आपको दे दिया है। इसी तरह के से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी एक वीडियो में जिसमें हम लोग और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बोर्ड एग्जाम क्लास 10th 2024 के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ताकि दूसरों की मदद भी हो सके, दूसरों की मदद कीजिएगा तो एग्जाम में आपकी मदद ऊपर वाला जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।